मानव कोशिका ह्यूमन सेल पार्ट 4। कोशिका का जो 6 पार्ट है उसको बोलते हैं तारक का। इसकी इंग्लिश होती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सेंट्रोसोम का काम होता है, तारक काय का काम होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करना। अब कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं है कि कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर देना, बांट देना या तोड़ देना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका टूटकर 2 नए कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहलाता है। अब देखिए, शरीर में सबसे फास्ट कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे फास्ट कोशिका विभाजन लीवर में होता है और सबसे धीमा, सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी के लीवर में इन्फेक्शन होता है तो उसका विभाजन बहुत फास्ट होता है, मतलब उसका रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी वो आदमी ठीक हो जाता है। अगर किसी के लीवर में इन्फेक्शन है और दवा नहीं ले रहा, तभी हफ्ते के अंदर ही वो अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लीवर में जो कोशिका पाया जाता है उसका विभाजन, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। और सबसे धीमी और सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। ब्रेन में जो सेल पाई जाती है न्यूरॉन सेल पाया जाता है, और न्यूरॉन सेल का कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल का कोशिका विभाजन नहीं होता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। अब बात यहाँ पे हो रही है कि अगर मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल पाया जाता है तो उसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे कैंसर होता है, लोग कहते हैं कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है। कैंसर जो होता है अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन आर कॉल्ड कैंसर। शरीर के अंदर जब अनकंट्रोलेबल अर्थात कंट्रोल से बाहर जब कोशिका का विभाजन होने लगेगा, कोशिका का पुनर्निर्माण होने लगेगा, तो उसी को कहते हैं कोशिका, उसी को कहते हैं कि कैंसर हो गया। जब शरीर में अनकंट्रोलेबल कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है तो उसको बोलते हैं कि शरीर में जो है कैंसर हो गया है। और कैंसर जो है, अगर ब्रेन में अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है और कम कोशिका विभाजन किस में होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन में शरीर के सभी अंगों में 90%, शरीर के सभी अंगों में, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, अदर पार्ट हो गए, उसमें कोशिका विभाजन फास्ट होता है। लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें मात्र 10% कोशिका विभाजन होता है। 10% कोशिका विभाजन होता है, वो भी विभाजन होता है तो ब्रेन में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चेंज करा यार। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। इसका मतलब यह है, अगर ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता तो ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रेन में 90% न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, और ब्रेन के अंदर 10% गीलियम 10% गीलियम कोशिका पाई जाती है। और ब्रेन के अंदर इसी 10% गीलियम कोशिका के अंदर विभाजन होता है, जो कि अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और इसे कहते हैं कि ब्रेन में कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, यानी कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। देखिए, तारक का सेंट्रोसोम, जिसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसका काम होता है कोशिका विभाजन,
सेल डिवीजन इसका काम होता है। सेल डिवीजन पुनर्निर्माण करना। सेल डिवीजन क्या होता है? कोशिका विभाजन क्या होता है? एक कोशिका टूटकर अपने जैसे दो नए कोशिकाओं का निर्माण करना ही सेल डिवीजन कोशिका विभाजन कहलाता है। सबसे अधिक या सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे अधिक तेज यानी कि सबसे अधिक तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है और कम ब्रेन में होता है। ब्रेन में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, न्यूरॉन और गिलियम। 90% कोशिका ब्रेन में पाई जाती है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, और 10% कोशिका गिलियम ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और इसी 10% गिलियम कोशिका का ही विभाजन होता है, और इसी की वजह से ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर होता है। अब अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है जो 7 पार्ट है कोशिका का, जो सातवां अंग है वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसकी इंग्लिश होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका काम क्या होता है कि कोशिका को आंतरिक कंकाल प्रदान करना। जैसे कहने का मतलब है हमारा शरीर है, किसी का शरीर छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो उसके शरीर के आंतरिक कंकाल के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात शरीर के अंदर का कंकाल जितने बड़ा या छोटा होगा उसी के आकार का शरीर होगा। ठीक उसी प्रकार कोशिका को कंकाल प्रदान करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का होता है। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है जो है शरीर कोशिका को कंकाल प्रदान करने का काम करता है। नहीं तो अगर ये कंकाल प्रदान करने का काम नहीं करता तो कोशिका को दाबते चिपट जाता और उसके अंदर के सभी अंग जो है डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि कोशिका को कंकाल प्रदान करने का काम करता है और उसके शरीर के सभी अंगों की सुरक्षा करता है। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। आंतरिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसके दो भाग होते हैं। देखा कर यार कहाँ तक पहुँच देखा था। अभी 7 से तुम नीचे गई था, तू ऊपर वाला ना चाहिए। तो उठाया तो थोड़ी बहुत का और नीचे कर यार। हाँ यार सारा समोसा देखा। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि कोशिका को कंकाल प्रदान करने का काम करता है। यह कोशिका के आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करता है। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये इसके दो भाग होते हैं। सपोज डैट ये ER है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये ER है। ये सपोज डैट ये पूरा ER है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। इसके कितने पार्ट हैं? ER ये है, इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग किया गया है। एक किया गया स्मूथ रेक्टिकुलम इंडोप्लाज्मिक और दूसरा दिया है रफ। देखिए रफ में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम होता है कि वसा का निर्माण करना। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये जो है कोशिका के अंदर वसा बनाने का काम करना, वसा का निर्माण करने का कार्य करता है। और रफ ER जो कि खुरदुरा टाइप का होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। देखिए इस अंतःप्रद्रव्य जालिका में दो भाग हैं। एक है स्मूथ जो कि चिकना होता है, एकदम समतल होता है, चिकने जैसा होता है, स्मूथ होता है। और दूसरा है थोड़ा उबड़ खाबड़ या रफ टाइप का होता है। इस रफ वाले में राइबोसोम्स पाया जाता है और राइबोसोम्स जो है इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो रफ
अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम होता है वसा का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है राइबोसोम्स। अगला पॉइंट है राइबोसोम, जिसकी खोज, इस राइबोसोम्स की खोज सबसे पहले खोज किया था प्लेड नामक वैज्ञानिक ने। प्लेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम्स की खोज की थी, और शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने का काम राइबोसोम्स का होता है। प्रोटीन फैक्ट्री, शरीर की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है। अब इधर देखिए, प्रोटीन दो प्रकार का होता है। राइबोसोम्स दो प्रकार का, राइबोसोम्स की जो साइज होती है वो दो प्रकार का होता है। इसकी जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू होती है, इसको प्रोटीन को दो मापकों में नापा जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में। देखिए, कोई भी राइबोसोम्स है वो छोटा है या साइज में बड़ा है, ये उस पर निर्भर नहीं करता है। अगर राइबोसोम्स को पानी में या लिक्विड में डाला जा रहा है तो जो लिक्विड जल्दी नीचे चला जा रहा है उसको छोटा राइबोसोम्स बोला जाएगा। लेकिन जो लिक्विड पानी में या जो राइबोसोम्स पानी या लिक्विड में डालने पे बहुत देर में जाता है उसको बड़ा राइबोसोम्स कहा जाता है। और देखिए, जो छोटा राइबोसोम्स पाया जाता है वो पाया जाता है ओनली ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही देख सकते हैं। तो जो इनका सेडिमेंटेशन साइज होता है वो होता है 70s। सूक्ष्म जीवों के राइबोसोम्स का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट साइज होता है वह होता है 70s, और जिसके राइबोसोम्स को हम बिना सूक्ष्मदर्शी के माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं वो बड़ा होता है, उसका साइज होता है 80s, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसका एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हमारे द्वारा कोशिका के बारे में दिया गया नॉलेज आपको अच्छा लगे, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।